Welcome to Fankar, the podcast, where we explore the untold journey of Rajesh Khanna. कुछ फनकार सिर्फ अदाकार नहीं होते, वो एक एहसास बन जाते हैं, एक पूरा अहद। जब हम ऐसे किसी फनकार के बारे में सोचते हैं तो सवाल ये नहीं होता कि उनकी कितनी फिल्में हिट हुईं, बल्कि सवाल ये होता है कि आखिर उनमें ऐसी क्या बात थी कि वो लाखों दिलों की धड़कन बन गए। और यही आज हमारी गुफ्तगू का मरकज है। हम सिर्फ एक सितारे की जिंदगी के उतार चढ़ाव को नहीं देखेंगे, बल्कि इस फिनोमेनन को समझने की कोशिश करेंगे जो राजेश खन्ना थे। फिनोमेना। आखिर वो कौन सी समाजी और सकाफती फिजा थी जिसमें एक नौजवान चेतन खन्ना हिंदुस्तानी सिनेमा का पहला सुपरस्टार बनकर उभरा और एक पूरी नस्ल के ख्वाबों की अलामत बन गया। तो इस कहानी को वहां से शुरू करते हैं जहां ये सब कुछ शायद शुरू ही नहीं होना था। अच्छा, मेरा मतलब है, हमारे जराए बताते हैं कि चेतन खन्ना जो 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में पैदा हुए, उनका खानदान तो अदाकारी के सख्त खिलाफ था। जी बिल्कुल, उन्हें तो उनके रिश्तेदारों चुन्नी लाल और लीलावती खन्ना ने गोद लिया था और वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मुस्तकबिल देख रहे थे। तो फिर ये सब हुआ कैसे? यही तो इस सफर की सबसे दिलचस्प बात है। वो बगावत सिर्फ खानदान से नहीं थी, बल्कि उस वक्त की रिवायात से थी। लेकिन इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी थी 1965 का ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट, है ना? बिल्कुल, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर का मुश्तरका मुकाबला। ये कोई आम ऑडिशन नहीं था, मतलब ये इंडस्ट्री के बड़े दिमागों का एक फैसला था कि हमें मुस्तकबिल का सितारा चाहिए। और उन्होंने उसे चुन लिया हजारों उम्मीदवारों में से। ये सोचकर भी हैरत होती है। जी, उस एक लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। ये एक तरह से इंडस्ट्री की तरफ से एक इशारा था कि हम इस चेहरे पर, इस आवाज पर, इस अंदाज पर दांव लगाने को तैयार हैं। तो सफर शुरू होता है। पहली फिल्म थी आखिरी खत 1966 में। जी, और वो बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन फिल्मी पंडितों ने एक बात नोट की। क्या? कि इस लड़के में एक गहराई है। इसके बाद राज और बहारों के सपने जैसी फिल्में आई, लेकिन असल इम्तिहान खामोशी थी। ओह, खामोशी, एक संजीदा पेचीदा किरदार। और उन्होंने उसे कमाल से निभाया। उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ रोमांस के लिए नहीं बने। लेकिन फिर 1969 आया और रोमांस ने ऐसी दस्तक दी कि सब कुछ बहा कर ले गया। फिल्म थी आराधना। आराधना? मुझे आज भी हैरत होती है कि एक फिल्म कैसे एक पूरे मुल्क का मूड बदल सकती है। वो एयरफोर्स पायलट का किरदार, वो शर्मीली हीरोइन और ट्रेन के साथ चलती जीप में गाया गया वो गीत मेरे सपनों की रानी। वो एक सखाफती मोमेंट था। बिल्कुल, वो सिर्फ एक सीन नहीं था, वो एक कल्चरल मोमेंट था जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। आपने बिल्कुल सही कहा। इसको समझने के लिए हमें उस दौर को देखना होगा। 60 की दहाई का आखिर। मुल्क एक नई दिशा में जा रहा था। लोग एक नए किस्म के हीरो की तलाश में थे। एक ऐसा हीरो जो रिवायती हीरो से मुख्तलिफ हो। जी, ज्यादा नरम हो, ज्यादा जज्बाती हो। राजेश खन्ना इस खला को पुर करने के लिए बिल्कुल सही वक्त पर आए। उनकी मुस्कुराहट में एक मासूमियत थी और आंखों में एक उदासी। ये इम्तिजाज लोगों के दिलों में उतर गया। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर करती है वो ये कि इसी साल 1969 में उनकी एक और फिल्म आई, इत्तेफाक। सही। आराधना के रोमानवी हीरो से बिल्कुल उलट, एक गाने के बगैर एक ही सेट पर बनी थ्रिलर फिल्म, जिसमें वो एक ऐसे किरदार में थे जिस पर कत्ल का इल्जाम है। ये एक बेहतरीन सवाल है कि दर्शक इसे कैसे देखते थे। सच तो यह है कि उस वक्त उनका स्टारडम इतना बड़ा था कि लोग सिर्फ उन्हें देखने जाते थे। इत्तेफाक ने नाक़दीन को तो बहुत मुतासर किया, लेकिन अवाम के लिए वो आराधना के हीरो ही थे। लेकिन इन दो फिल्मों ने ये तो साबित कर दिया कि ये शख्स सिर्फ एक स्टार नहीं, एक अदाकार भी है। बिल्कुल, वो बेवक्त लाखों दिलों को भी जीत सकता है और संजीदा सिनेमा के शायकीन को भी मुतासर कर सकता है। और यहाँ से वो दौर शुरू होता है जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। 1969 से 1971 तक लगातार 15-16 हिट फिल्में।
15। ये आदाद और शुमार बोलने में जितने आसान लगते हैं, हकीकत में उतने ही नाकाबिले यकीन हैं। कटी पतंग, सच्चा झूठा, सफर, अमर प्रेम, हाथी मेरे साथी, ये फिल्मों की लिस्ट नहीं है, ये एक अहद का साउंड ट्रैक है। अगर हम इन फिल्मों की मौजुआत को देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। अच्छा, इनमें से ज्यादातर फिल्मों में मोहब्बत, कुर्बानी और जिंदगी की नजाकत का एहसास है। आनंद को ही ले लें। आनंद? एक ऐसा हीरो जो जानता है कि वो मरने वाला है, लेकिन वो मौत का मजाक उड़ाता है और जीना सिखाता है। उसका वो डायलॉग, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये इस नस्ल के लिए जिंदगी का एक नया फलसफा बन गया। जी। या फिर अमर प्रेम का वो तन्हा उदास आनंद बाबू जो कहता है, पुष्पा आई हेट टीयर्स। ये जुमला इतना मशहूर हुआ कि आज भी इस्तेमाल होता है। उनके किरदार अक्सर टूटे हुए होते थे, उदास होते थे, लेकिन उनमें एक वकार होता था। वो रोते नहीं थे, रुलाते थे। शायद यही वो जादू था जिसने लोगों को, खासकर खवातीन को, उनका दीवाना बना दिया। और ये दीवानगी ऐसी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। हमारे जराए में ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं कि लड़कियां उनकी सफेद फियाट कार को लिपस्टिक के निशानों से भर देती थी। उन्हें खून से खत लिखे जाते थे। जी हाँ, उनके घर आशीर्वाद के बाहर एक मेले का समा होता था। ये सिर्फ मद्दाही नहीं थी, ये अकीदत थी। वो एक अदाकार से बढ़कर एक आइडियल बन चुके थे। इस बेपनाह शोहरत का उनकी जाती जिंदगी पर क्या असर पड़ा होगा? पहले अदाकारा अंजू महेंद्रू से तवील ताल्लुक और फिर अचानक 1973 में डिम्पल कपाड़िया से शादी। हाँ। डिम्पल उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी और उनकी पहली फिल्म बॉबी रिलीज भी नहीं हुई थी। ये एक कौमी खबर बन गई थी। शोहरत हमेशा एक कीमत मांगती है। जब आपकी जिंदगी का हर लम्हा अवाम की मिल्कियत बन जाए तो जाती सुकून खत्म हो जाता है। उनकी शादी, उनके रिश्ते, सब कुछ अवामी बहस का हिस्सा था। सही। अगरचे बाद में वो और डिम्पल अलग हो गए, लेकिन एक दिलचस्प बात जो जराए बताते हैं वो ये कि उनका रिश्ता कभी मुकम्मल तौर पर टूटा नहीं। अच्छा। उनके दरमियान एक ताल्लुक, एक दोस्ती हमेशा कायम रही, खासकर उनके आखिरी दिनों में। तो फिर वो क्या लम्हा था जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ? 70 की दहाई के वस्त में ऐसा क्या हुआ कि जो सितारा आसमान की बुलंदियों पर था, उसकी चमक मांद पड़ने लगी? देखें, ये सिर्फ कुछ फिल्मों की नाकामी नहीं थी, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी बात थी। मतलब? ये सिर्फ राजेश खन्ना का सवाल नहीं था, ये उस पूरे दौर का खात्मा था जिसकी वो नुमाइंदगी करते थे। समाज बदल रहा था, मुल्क में सियासी बेचैनी बढ़ रही थी, इमरजेंसी का दौर आ रहा था, नौजवानों में गुस्सा और मायूसी थी। और ऐसे में एक नर्म खू रोमानवी हीरो की जगह एक नए हीरो की जरूरत थी जो सिस्टम से लड़े, जो गुस्से की आवाज बने। यानी एंग्री यंग मैन का जन्म अमिताभ बच्चन। बिल्कुल। सिनेमा हमेशा अपने वक्त के समाज का आईना होता है। अमिताभ बच्चन का विजय किरदार उस दौर की इज्तिमाई मायूसी और गुस्से की आवाज बनकर उभरा। वो कारखानों में काम करने वाले मजदूर का हीरो था ना इंसाफी के खिलाफ लड़ने वाला। जी। उसके सामने राजेश खन्ना का रोमानवी हीरो पुराना और गैर मुताल्लिका लगने लगा। ये दो नजरियात की टक्कर थी और वक्त एंग्री यंग मैन के साथ था। ये कितना तकलीफ दे रहा होगा एक ऐसे फनकार के लिए जिसने सिर्फ कामयाबी देखी हो। हमारे जराए में इस बात का भी जिक्र है कि वो अपनी ही बनाई हुई शबीहा के बोझ तले दबे हुए महसूस होते थे। ये एक तल्ख हकीकत है, जब आप इतनी बुलंदी पर पहुंच जाते हैं तो वहां से नीचे आने का सफर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये कहना भी नाइंसाफी होगी कि उनका दौर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया था। इसी जवाल के दौर में, इसी की दहाई में उन्होंने अवतार, अगर तुम ना होते, सूटन, अमृत और सोर्क जैसी सुपरहिट फिल्में दी। अवतार में वो मजबूर बाप का किरदार या अमृत में एक बूढ़े शख्स की तन्हाई, इन फिल्मों ने साबित किया कि अदाकार अभी जिंदा है। सही। शायद सुपरस्टार की चमक कम हो गई थी, लेकिन अदाकार ने हार नहीं मानी थी। इन फिल्मों ने उन्हें एक नई नस्ल के साथ भी जुड़ा, जो उन्हें फैमिली ड्रामों के एक मैच्योर अदाकार के तौर पर जानती थी। उन्होंने खुद को बदलते वक्त के साथ ढालने की कोशिश की और किसी हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन वो 70 की दहाई वाला जादू, वो दीवानगी, वो वापस नहीं आ सकती थी। नहीं, क्योंकि वो दौर ही गुजर चुका था। 18 जुलाई 2012 को जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो ऐसा लगा जैसे एक अहद का खात्मा हो गया। 2013 में हुकूमत ने उन्हें बाद अज़ वफ़ात पद्म भूषण से नवाजा, लेकिन उनका असल अवार्ड
تو وہ کروڑوں دل ہے جہاں وہ آج بھی زندہ ہے. بالکل. جیسا کہ آنند کا ڈائیلاگ تھا, آنند مرا نہیں, آنند مرتے نہیں. اور یہ ہمیں واپس ہماری گفتگو کے مرکزی سوال پر لاتا ہے, آخر کیوں کچھ فنکار وقت کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں؟ راجیش کھنہ کی میراث صرف ان کی فلمیں نہیں ہیں. نہیں, بالکل نہیں. ان کی وراثت وہ گیت ہیں جو آج بھی شادیوں میں, کالجوں میں اور پرانی یادوں میں گونجتے ہیں. ان کی وراثت وہ انداز ہے جس کی نقل آج بھی کی جاتی ہے. وہ صرف ایک اداکار نہیں تھے, وہ اس دور کے نوجوانوں کی امیدوں, ان کے رومانس, ان کے دکھ اور ان کی معصومیت کی علامت تھے. تو شاید اس کا جواب یہ ہے کہ ایک فینومینون تب بنتا ہے جب وہ صرف کردار نہیں نبھاتا بلکہ ایک نسل کے اجتماعی جذبات کی آواز بن جاتا ہے. جی. وہ ایک ایسا آئینہ بن جاتا ہے جس میں پوری نسل اپنا عکس دیکھتی ہے. بالکل. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو منصوبہ بندی سے نہیں کی جا سکتی, یہ بس ہو جاتا ہے. یہ ستاروں کا, وقت کا اور کروڑوں لوگوں کے دلوں کا ایک ساتھ ملنے کا ایک جادوئی لمحہ ہوتا ہے. راجیش کھنہ وہی ایک لمحہ تھے. ایک ایسا لمحہ جو ہندوستانی سنیما کی تاریخ میں شاید پھر کبھی نہ آئے. اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کے دور میں جہاں ہر روز نئے ستارے ابھرتے ہیں, کیا کوئی فنکار دوبارہ اس سطح کی دیوانگی اور جذباتی لگاؤ حاصل کر سکتا ہے؟ یا وہ ایک ایسا دور تھا جو ہمیشہ کے لیے گزر گیا؟